हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे चैप्टर एग्रीकल्चर। आपकी बुक में हो सकता है ये 3-4 पार्ट्स में दिया हो, जिसमें एक में एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन होगा, दूसरे में आपका फूड क्रॉप्स होगा, तीसरे में कैश क्रॉप होगा, देन बेवरेजेस होगा। बट यहाँ पे हम वो सारे चैप्टर्स एक ही वीडियो में कर लेंगे, थोड़ा लेंदी वीडियो होगी और अप टू द सिलेबस है, ना एक पॉइंट ज़्यादा है ना एक पॉइंट कम। मतलब अगर आप ये पूरी वीडियो देखोगे तो आप अपने एग्जाम में 100% कर पाओगे। सबसे पहले हम आपका जो रेड्यूस सिलेबस है वो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले आपको देखना है इंडियन एग्रीकल्चर, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है और इसके रिफॉर्म्स क्या क्या हैं। रिफॉर्म्स में जनरली ये देखें गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं रिफॉर्मेशन के, राइट। अब देखो, आपकी बुक में हो सकता है वहाँ पे दिया हो कि मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है, सब्सिस्टेंस क्या होती है, कॉमर्शियल क्या होती है, लेकिन ये सब अब रिड्यूस्ड है, नहीं पूछा जाएगा। सेकेंड पॉइंट है एग्रीकल्चरल सीजन्स, जिसमें रबी, खरीफ और जायद, ठीक, ये आपको पढ़ना है। देन इसके बाद में आपको पढ़ना है कुछ क्रॉप्स, यानी राइस, व्हीट, पल्सेज, शुगर केन, ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स में कौन कौन से, केवल आपको ग्राउंडनट और मस्टर्ड पढ़ना है। आपकी बुक में लिनसीड वगैरह दिया होगा, वो सब नहीं पढ़ना है। कॉटन और टी, इतनी क्रॉप्स हैं जिनके आपको क्या जानने हैं कि इनके ग्रो होने की क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होती हैं, इनकी सॉइल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, मेथड ऑफ कल्टीवेशन क्या है, यानी इसमें आपका आएगा कि कैसे सीड को शो करते हैं, ठीक है, कैसे बोते हैं। देन उसकी प्रोसेसिंग क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक। बस इतना आपका सिलेबस है। ये ध्यान रखना क्या क्या है आपका, राइस, व्हीट, पल्सेस, शुगर केन, ऑयल सीड में कौन कौन सा, ग्राउंड नट और मस्टर्ड, देन कॉटन और टी, ठीक है, इतना। ये जो मॉडल क्वेश्चन है ये आपका सैम्पल पेपर है जो इस बार ICSE ने इशू करा है। वहाँ से जो क्वेश्चन इस चैप्टर से, यानी एग्रीकल्चर से पूछा गया है, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एग्रीकल्चर चैप्टर से है, ठीक है, आप इसको रीड कर सकते हो। खैर, थोड़ा बोरिंग है इसलिए ये चीज़ हम लास्ट में रखेंगे, अभी पहले चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, ये वीडियो के एंड में हम इसको डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप आंसर भी कर पाओ। सबसे पहले हम लोग आएंगे कहाँ पे, वीडियो पे। हाँ, उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन है, देखिए ओसवाल बुक्स आपके लिए अवेलेबल है यहाँ पे ICSE सैम्पल पेपर्स, ठीक है। यानी जैसे आप चैप्टर्स तो पढ़ते हो, लेकिन आप प्रैक्टिस कहाँ पे करोगे, कैसे जानोगे कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, उसके लिए एक बेहतरीन बुक है, ठीक है, अवेलेबल है आपके लिए। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। इसमें माइंड मैप्स बने हुए हैं, ऑन टिप नोट हैं, रिवीजन नोट्स हैं, ठीक है। एग्जाम टारगेटेड 5 सॉल्व एंड 5 असेसमेंट पेपर्स हैं, ठीक है, हिंट्स के साथ में, ठीक है। और इसके बाद में बहुत सारे एग्जाम सक्सेस पॉइंट्स वगैरह यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपके पास जो है देखो कंटेंट है, इस बुक में कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं, आप इसको रीड कर सकते हो। इसके अलावा थोड़ा आपको माइंड मैप किस तरीके से बने हुए ये चीज़ आपको दिखा देते हैं, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, क्योंकि ये माइंड मैप एग्रीकल्चर चैप्टर के ही हैं, ठीक है। ये आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। हाँ, दूसरी बात ये है कि जैसे अगर आपको ये PDF चाहिए तो इस PDF के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना PDF ये पेड है। इस PDF के लिए आपको 30 रुपीज़ हमें पे करने पड़ेंगे। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वही पेमेंट UPI ID है, ठीक है। ये अगर आपको नहीं करना है तो सीधी सी बात है, वीडियो आपके सामने चल रही है, आप इसको पेन पेपर पे नोट कर सकते हो, ठीक। चलो, सबसे पहले देखो, अब पढ़ना शुरू करते हैं, यानी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कि ये टेबल आप जो है ना, ये एक किसी चार्ट पे बना के आप टांग लो। यानी अगर ये टेबल अगर आपको पूरी प्रिपेयर हो जाती है तो आप ये जान लो कि आप अपना 70% पेपर इस चैप्टर का कर ले जाओगे, ठीक। तो इसको पहले यहीं से थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो क्रॉप्स आपको पढ़नी है ये है उनकी ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट, 3 चीज़ें, टेम्परेचर और रेनफॉल और सॉइल, ठीक है। ये ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट है और ये उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक। तो जैसे राइस है, राइस के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए, तो फ्लावरिंग टाइम पे 16 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड में डेटा है, तो सेंटीग्रेड। राइपनिंग के टाइम पे यानी जब राइस पक रहा होता है, ठीक है, तब 18 to 32 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। रेनफॉल कितनी चाहिए, 150 से 300, ठीक। अब जहाँ पे इतनी रेनफॉल नहीं होती है वहाँ पे इरीगेशन कर ली जाती है। सॉइल कौन सी, क्लेई और लूमी सॉइल चाहिए, ठीक। कहाँ कहाँ पाया जाता है, वेस्ट बंगाल टॉप पे है राइस के प्रोडक्शन में। इसके अलावा UP, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, ये सब स्टेट्स हैं। फिर व्हीट पे आते हैं। व्हीट के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, जब सोविंग का सीज़न हो, यानी जब बुआई उसकी हो रही होती है। अभी जब उसमें भी देखेंगे, जब क्रॉप सीजन देखेंगे रबी खरीफ जाए, तब इसको भी कैटेगराइज करेंगे कि किस में आता है। तो जब सोइंग होती है, यानी जब व्हीट बोया जाता है, उस समय टेम्परेचर 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। ठंडी स्टार्ट हो जाती है उस टाइम पे, विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है। और हार्वेस्टिंग जब विंटर सीजन खत्म हो रहा होता है तो 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उस समय होना चाहिए। रेनफॉल 80 to 100 सेंटीमीटर चाहिए। सॉइल कौन सी, वेल ड्रेन लोम्स, क्ले लोम, ये सब बेटा एलुवियल सॉइल के अंदर आते हैं, ये सब क्ले लोम, ये सब।
कहाँ पाया जाता है? पंजाब जो है पर हेक्टेयर प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। यूपी में सबसे ज़्यादा एरिया है इसके अंडर में। इसके अलावा हरियाणा, यूपी, राजस्थान, एमपी, ये सब कहाँ है? ये सब स्टेट से जहाँ पे ग्रो होता है। फिर पल्सेज आते हैं। पल्सेज का टेम्परेचर वही ट्रॉपिकल वाला होता है 20 to 25। बाकी ये सब ड्राई वाले में आते हैं। 50 to 75 रेनफॉल इनफ होती है। ड्राई सॉइल, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। फिर शुगर केन पे आते हैं। ये एक प्लांटेशन क्रॉप है, कैश क्रॉप, ठीक है। 20 to 26 डिग्री, 25 भी लिख दोगे गलत नहीं हो जाएगा। 100 से 150 रेनफॉल चाहिए। एलुवियल और ब्लैक सॉइल में ये ग्रो होती है। यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सब जगह ग्रो होता है। सबसे ज़्यादा यूपी में ग्रो होता है। फिर ग्राउंड नट और मस्टर्ड, आपको पता है कि ये सब ऑयल सीड्स हैं, राइट। तो यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ पे और 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ पे चाहिए। रेनफॉल 50 to 100 सेंटीमीटर ग्राउंड नट के लिए, और मस्टर्ड के लिए बहुत कम चाहिए, इसको वाटर की नीड नहीं होती है। हाँ, मॉइस्चर ग्राउंड में होना चाहिए सॉइल में, तो 25 to 40। सॉइल कौन सी चाहिए ग्राउंड नट के लिए? सैंडी, लोम्स, ब्लैक सॉइल, और मस्टर्ड के लिए लोम्स चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कहाँ कहाँ ग्राउंड नट? गुजरात में होता है, तमिलनाडु में होता है, और मस्टर्ड यूपी, राजस्थान, पंजाब, एमपी, हरियाणा, इन सब जगह पे, ठीक है। अब फिर इंपॉर्टेंट क्रॉप आती है कॉटन। कॉटन के लिए टेम्परेचर 21 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड, रेनफॉल 50 to 75 सेंटीमीटर। कौन सी सॉइल? देखो ये तो भूलोगे नहीं, ब्लैक कॉटन सॉइल खूब पढ़े हो सॉइल वाले चैप्टर में, वहाँ पे ग्रो होती है। इसके अलावा एलुवियल और लेटेराइट में भी ग्रो हो जाती है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, इन सब जगह पे ये ग्रो होती है। आपको पता ही है कि गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब जगह पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है। फिर टी 24 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। 150 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। फॉरेस्ट सॉइल को माउंटेन सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है, यानी जो हिल स्लोप पे पाई जाती है वहाँ पे टी ग्रो होती है। अभी इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ना ही है। कहाँ पाए जाते हैं? असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला में, ठीक है। अब चलो देखो, जैसे कि ऊपर हमने सिलेबस बताया है ना, तो अप टू द सिलेबस हमें पढ़ना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अभी जब आपको प्रीवियस ईयर्स दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता ही है, यानी इंडियन एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है। तो कुछ चीज़ें तो है बेटा, देखो आप खुद से पहले उस पर थिंक करो, ठीक है, और जब करोगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 4F मैंने लिख दिए, 4F, ठीक है। 4F क्या क्या? फूड, फोडर, फ्यूल, फाइबर, ठीक, यानी फूड के लिए आपको ग्रेन्स मिलते हैं एग्रीकल्चर से। फोडर मतलब एनिमल्स के लिए, ठीक है, जिसको चारा बोलते हैं। फ्यूल मिलता है, ठीक है, फ्यूल कई तरीके, जैसे जेट्रोफा पेट्रोलियम में के उसमें काम आता है, ठीक है, इस तरीके से। फाइबर, जैसे कॉटन एक फाइबर है, फाइबर क्रॉप है, ठीक, इस तरीके से। और अदर गुड्स, और भी कई चीज़ें जो है वो हमें एग्रीकल्चर से मिलती हैं। इसके अलावा जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जितनी है वो तो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होगी। जैसे शुगर ले लो, टेक्सटाइल ले लो, टेक्सटाइल में जिसमें जूट, कॉटन मिल्स आती हैं ना, तो वो सब किस पे बेस्ड हैं? एग्रीकल्चर पे बेस्ड हैं। इसके अलावा प्रोवाइड्स अ लार्ज पार्ट ऑफ द मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स लाइक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, मशीनरी, ठीक, मतलब इन चीज़ों के लिए क्या करती है एग्रीकल्चर? मार्केट अवेलेबल कराती है। भाई अगर एग्रीकल्चर नहीं होगी तो फर्टिलाइजर का क्या होगा? पेस्टिसाइड्स कहाँ जाएंगे? मशीनरी, बहुत सारी मशीनरी जो है वो एग्रीकल्चर के लिए ही मैन्युफैक्चर होती हैं, बनती हैं, तो वो सब यहाँ यूज़ होती हैं। अब चूँकि एग्रीकल्चर तो बहुत सारे लोगों को इस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और मिलियंस ऑफ पीपल, अगर इसको एग्जैक्ट डेटा में देखो तो कंट्री का जितना भी वर्कफोर्स है उसका 58.4% केवल, मतलब केवल और केवल एग्रीकल्चर में ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, ठीक है। और कंट्री के जो है इकोनॉमिक पर्पज से अगर देखोगे तो जितनी जीडीपी के का क्या मतलब होता है? ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि कंट्री में 1 ईयर के अंदर या गिवन टाइम के अंदर, जो कि 1 ईयर का ही होता है, फाइनेंशियल ईयर का, उसमें जितना भी सर्विस और गुड्स जनरेट हुआ है उसका वैल्यू कितना है, उसको जीडीपी कहते हैं। तो जितना जीडीपी ही, मानिए कोई कंट्री कितना रिच है उसकी जीडीपी से ही निकाला जाता है। तो टोटल जीडीपी का 17% जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आता है। खैर यहीं पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जानते हो क्या है? कि देखो 58.4% पॉपुलेशन इसमें इंगेज है, और वो प्रोड्यूस कितना करती है? केवल 17% जीडीपी प्रोड्यूस करती है। यानी रिमेनिंग जो आपका कह सकते हो कि अप्रॉक्स 40% जो पॉपुलेशन बचती है वो इस 17% अगर इसमें से निकाल दो जितना बचा, ठीक है, यानी अप्रॉक्स 73% वो जीडीपी ग्रो करती है। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई कि ज़्यादा पॉपुलेशन जहाँ इन्वॉल्व है वहाँ से जीडीपी कम निकलती है। यहीं से आप ध्यान दो, एक प्रॉब्लम हो गई। इसके अलावा प्रॉब्लम कौन कौन सी है? जैसे अनसर्टेनिटी ऑफ रेनफॉल है, जो आपने मानसून में पढ़ा। अब भाई टाइम पे रेनफॉल अगर नहीं होगी तो क्रॉप डैमेज होगी, क्रॉप प्रोडक्शन कम होगा। लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़, अब मान लो रेनफॉल नहीं हो रही है तो कोई चाहता है कि नहीं हम इरीगेशन ही कर लें, तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ इरीगेशन की नहीं है,
ठीक है। रिडक्शन इन नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया जो इसमें रिडक्शन हो रहा है क्योंकि खूब ज़्यादा यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो जो सोइंग रीजन है यानी जहाँ पे खेती होनी है वो सब धीरे धीरे वहाँ पे मकान बनते जा रहे हैं। ये सॉइल इरोजन एक प्रॉब्लम है यहाँ की। स्मॉल लैंड होल्डिंग, बेटा ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्मॉल लैंड होल्डिंग क्या होता है, मतलब जैसे छोटे छोटे खेतों केवल किसी के पास बड़े फार्म ना हो, तो इनसे क्या होगा, यहाँ पे मशीनरी सही से यूज ही नहीं हो पाएंगी, जो सही मशीनरी नहीं यूज हो पाएगी तो फिर प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा आएगी और जो आउटपुट मिलेगा वो काफ़ी कम मिलेगा और एक बेनिफिट का मैटर नहीं रह जाएगा। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर होती है वो कहीं ना कहीं इसी चीज़ से रिलेट कर जाएगी स्मॉल लैंड होल्डिंग। सबसिस्टेंस का मतलब बेटा ये होता है कि कोई अपने खाने भर का ही प्रोड्यूस कर पाए। जैसे मान लो ऐसे समझो कि कोई 4 किलो वीट खाता है और वो अपने उसके पास इतना ही फील्ड है कि वो 4 किलो वीट ही प्रोड्यूस कर पाता है, तो सही मायने में तो उसने कंट्री की ग्रोथ के लिए या इनकम के लिए कुछ नहीं किया ना, जितना पैदा किया उतना खुद ही खा लिया, तो फिर उसने कुछ नहीं किया। तो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर केवल अगर हो रही है तो एक तरीके की वो क्या है, वो एक तरीके की प्रॉब्लम है। चैलेंज पोस्ट बाय ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन का देखो कैसे चैलेंज आता है। ग्लोबलाइजेशन का चैलेंज ये आता है कि अगर मान लो एक कंट्री एक्स है, दूसरी कंट्री वाई है, ठीक है, एक्स कंट्री को मान लो इंडिया मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स है, तो प्रॉब्लम्स है तो यहाँ पे इनपुट जो होगा, ठीक है, इनपुट जो होगा वो महंगा होगा, ठीक है। तो इनपुट जब महंगा होगा तो जो भी चीज़ें प्रोड्यूस होगी वो मार्केट में महंगी जाएंगी। लेकिन अगर दूसरी कंट्री से सपोज दैट मान लो हम यहाँ पे यूएसए को रख लेते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े फार्म्स हैं, तो यहाँ पे अगर इनपुट कम होगा तो यहाँ पे जो चीज़ें प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, थोड़ा सस्ती होंगी, ये महंगी होगी। अब चूंकि ग्लोबलाइजेशन है यानी कोई भी चीज़ ऐसा तो है नहीं कि इंडिया की प्रोड्यूस की हुई चीज़ इंडिया में ही रह जाएगी और यूएसए की यूएसए में ही। भाई इंडिया को भी अर्न करने के लिए यूएसए की मार्केट जाना पड़ेगा, यूएसए की चीज़ों को इंडिया की मार्केट आना पड़ेगा। अब अगर यूएसए की चीज़ सस्ती है तो यहाँ भी वो बिक जाएगी और यहाँ भी बिक जाएगी, और इंडिया की ना यहाँ बिक पाएगी ना यहाँ बिक पाएगी। ठीक, ये एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया कि ग्लोबलाइजेशन कैसे चैलेंज देता है। ठीक, फिर ओल्ड एंड इनएफिशिएंट टेक्निक्स। अपने यहाँ एग्रीकल्चर की अभी बहुत सारी ओल्ड टेक्निक्स हैं, ठीक है, जो इनएफिशिएंट है। बदलते टाइम में टेक्नोलॉजी ज़्यादा होनी चाहिए जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा हो पाए। लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एंड मार्केट्स, जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पेरिसेबल गुड्स हैं उनको बहुत जल्दी मार्केट अगर पहुंचा पाया जाए उसके लिए फैसिलिटीज़ हों, ठीक है, तो वो बेनिफिट्स देंगे। मार्केट अवेलेबल होनी चाहिए, इन सब चीज़ों की कमी है, ठीक है। और पुअर फार्मर्स हैं, देखो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पुअर फार्मर्स होने का मतलब कि उनके पास कैपिटल नहीं है, पूंजी नहीं है, ठीक है, और उनके पास अगर पूंजी नहीं है तो फिर वो बड़ा वेंचर नहीं कर सकते। जब बड़ा वेंचर कर नहीं सकते तो एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा आउटपुट नहीं मिलेगा और ये जीडीपी जो है वो ऐसी छोटी सी जीडीपी बनी रहेगी। तो जब इतनी प्रॉब्लम्स है तो उनके लिए क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो उसने कई सारे रिफॉर्म्स किए, जैसे ICAR इस्टेब्लिश किया, इसका फुल फॉर्म याद रखना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, मतलब एक उसने एक काउंसिल बनाई जो कि एग्रीकल्चर के लिए काम करेगी। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज बहुत सारी खोलें, ठीक है, आपके आसपास होंगे, कोई BSc AG MSc AG कर रहा होगा तो वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज से करता है। वेटरनरी सर्विसेज, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर, जैसे एग्रीकल्चर के साथ में हमेशा जो है हस्बेंड्री यानी एनिमल का भी जुड़ा होता है, तो उसके लिए सर्विसेज आई। हॉर्टिकल्चर डेवलप किया गया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मेटरोलॉजी के फील्ड, मेटरोलॉजी मतलब क्या, जो क्लाइमेट से रिलेटेड है, ठीक है, जिससे फार्मर्स को ये पता हो कि हाँ इस बार कितनी बारिश होगी, कब बारिश होगी, जिससे ये होगा कि वो किस क्रॉप से क्रॉप को मैनेज कर पाएंगे। ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया में आई थी, ठीक है, जो और एक एग्रीकल्चरल पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी गई गवर्नमेंट के थ्रू। अब यहाँ पे जान लो पूछा जाता है दो चीज़ें कि ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है और न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी यानी NAP क्या है, यहाँ से पूछा जाता है, तो जान लो। ग्रीन रिवोल्यूशन एक टेक्नोलॉजी पैकेज था, ठीक है, जिसमें क्या था, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को इंट्रोड्यूस करा गया था। और वो कौन कौन से क्रॉप्स थे, सीरियल्स थे जनरली, जिसमें राइस, व्हीट, ठीक है, इन क्रॉप्स पे वर्क किया गया था। इनकी बहुत अच्छी वैरायटी सीड्स आई थी। इरिगेशन फैसिलिटीज़, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, और उसके साथ में मैनेजमेंट स्किल्स, इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया, ठीक है, और लैंड होल्डिंग्स का कंसोलिडेशन किया गया। ये सब चीज़ें करके जो है प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। लैंड होल्डिंग कंसोलिडेशन क्या होता है, आप जान लो। जैसे मान लो कोई पर्सन है X, अब इसके पास थोड़ा फील्ड यहाँ पे, थोड़ा खेत यहाँ पे, थोड़ा खेत यहाँ पे है, और एक पर्सन Y है, इनका थोड़ा खेत यहाँ पे है, थोड़ा खेत यहाँ पे है, थोड़ा खेत यहाँ पे, इस तरीके से है। तो क्या होगा, जैसे X अब ये वाला मान लो X का ये है और ये Y का है, ठीक है, और यहाँ पे ये X का है, ये Y का है, तो ये कर दिया जाएगा कि भाई ये जो Y वाला है ना, ठीक है, यहाँ पे X को कर दो और यहाँ पे जो है Y को कर दो। इससे दोनों लोगों का लैंड एक जगह हो जाएगा, तो इनके लैंड होल्डिंग्स थोड़ा बड़े हो जाएंगे एक जगह पे, तो इनको मशीनें यूज़ करने में आसानी होगी। तो ये कंसोलिडेशन है लैंड का, ये सब किया गया। ठीक,
एक चीज़ और जान लो, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ठीक है, इसके दो चीज़ें, एक तो पूछा जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन के वर्ल्ड में, ठीक है, फादर कौन है और इंडिया में फादर कौन है, ठीक है। तो वर्ल्ड में बताए दे रहे नॉर्मन बोरलॉग जो है उनको बोला जाता है। अब इंडिया में आप लोग कमेंट बताओ किसको बोला जाता है। अब न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या है, तो ये क्या करती है, टैप द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर में जो पोटेंशियल है उस पर वर्क करती है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने का काम करती है। जनरेट द ग्रोथ ऑफ एग्रो बिजनेस, यानी एग्रीकल्चर से जुड़े जितने बिजनेस हैं, ठीक है, उनके ग्रोथ पे वर्क करती है। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज और फेस द चैलेंजेस अराइजिंग आउट ऑफ इकोनॉमिक लिबरेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी इकोनॉमिक लिबरेशन और ग्लोबलाइजेशन से जो चैलेंजेज उठे हैं, जैसे वो अभी मैंने आपको समझाया ना ग्लोबलाइजेशन का मतलब ऊपर की क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ सकती है, मैंने ये बताया ना। तो ये इसके लिए जो है आपकी नैप वर्क करती है। नैप कई तरीके से वर्क करती है, जैसे इसके पहले हम आपको बता भी चुके हैं, जो लोग पहले क्लासेज हमारी पढ़ते रहे हो, कि गवर्नमेंट इसमें किस तरीके से कर सकती है। इससे गवर्नमेंट क्या करती है, आपको मान लो कुछ नहीं किया तो गवर्नमेंट ने आपको कुछ छूट दे दी चीज़ों पे, ठीक है, या गवर्नमेंट ने खुद मार्केट मैनेज कर लिया। मान लो आपने कोई चीज़ प्रोड्यूस करी, अब वो 4 रुपीज़ की है, ठीक है, और कोई अमेरिका में है वो चीज़ 3 रुपीज़ में मार्केट में, अब ये 4 रुपीज़ में अवेलेबल है, ये 3 रुपीज़ में अवेलेबल है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे कर सकती है कि कुछ आपको 1.5 की सब्सिडी दे दे। तो जब 1.5 की सब्सिडी दे देगी तो ये 2.5 का मार्केट में हो जाएगा, दूसरी मार्केट से सस्ती हो जाएगी, और इस तरीके से ये चीज़ आपके मार्केट में ग्रो करेगी। यानी इस तरीके से गवर्नमेंट अगर साथ दे तो चीज़ें सही हो सकती हैं। अब नैप के साइलेंट फीचर कौन कौन से हैं बेटा, देखो ये अभी तक यहाँ से क्वेश्चन कम पूछे गए हैं, लेकिन अब जिस तरीके से पैटर्न बदल रहा है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी इसकी खासियत क्या है नैप की, तो और 4% एनुअल ग्रोथ रेट एम्ड ओवर नेक्स्ट 2 डिकेड्स, पीछे 2 डिकेड से 4% की एनुअल ग्रोथ रेट होनी चाहिए, ये एम करी जा रही है। पर्पज़ है न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी का। ग्रेटर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन थ्रू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर वर्क किया जा रहा है। अभी बेटा किसान आंदोलन हुआ है खूब लंबे पे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ही था उसमें, तो हम ये नहीं कहेंगे कि सही था गलत था, ये सब आप लोग खुद समझदार हो खुद करो। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दरअसल इसलिए अच्छी है कि कहीं ना कहीं ये कंपटीशन जनरेट करती है, और इंडिया के लोग ऐसे हैं ना, अगर इनको बैठे बैठाए खाने को मिल जाए तो घंटा काम करने नहीं चाहेंगे। तो अगर मान लो, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर आएगा तो कंपटीशन बढ़ेगा, और लोगों को ये होगा कि अगर बैठे रहेंगे तो खाने को नहीं मिलेगा, तो मजबूरी में काम करेंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर कुछ मामलों में बहुत अच्छा है, ठीक, ये चीज़ें थी। और ये खुद ही जान लो, तुम्हें अपना ही बता दो, क्योंकि ये पूरी इंडियंस की मेंटालिटी है, ज़्यादातर की मेंटालिटी ये है कि अगर आपको बैठे खाना मिल जाए तो क्या आप करोगे, कुछ नहीं करोगे। जापान इसलिए आगे क्योंकि वो करते हैं, अगर उनको बैठे खाना मिल जाए तो भी काम करते हैं। चलो, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम टू बी लॉन्च्ड, ठीक है, इंश्योरेंस कराया गया फार्मर्स का, ठीक है, कराया जा रहा है। आप लोग अगर देखते होगे तो पता होगा, मान लो किसी की वेदर ख़राब होने से या आग लग जाने से, किसी अगर उसकी क्रॉप जो डैमेज हो जाती है तो उसका इंश्योरेंस होता है उसको, तो इसलिए जो पुअर फार्मर्स हैं उनको ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। मॉनिटरिंग इंटरनेशनल प्राइस, ये भी कहीं ना कहीं जो है बेटा यहाँ इस जगह से, ठीक है, यहाँ से ये चीज़ें आई, ठीक है, कि इंटरनेशनल प्राइस को मॉनिटर करता है। सप्लाई ऑफ क्वालिटी इनपुट्स टू फार्मर्स और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सब नैप की क्या है खासियत है, ठीक। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस पढ़ लिया, प्रॉब्लम्स पढ़ लिया और उसके रिफॉर्म्स पढ़ लिए। अब एग्रीकल्चरल सीजन्स पे आ जाते हैं। तो 3 सीजन है, कितनी बेटा 3, कौन कौन से, रबी, खरीफ और जायद, दोनों स्पेलिंग है इसलिए मैंने स्लैश करके लिख दी है। तो अब यहाँ से देखो, रबी क्रॉप जो इसका सोइंग सीजन क्या होता है, तो रबी क्रॉप अक्टूबर नवंबर में शो करी जाती है। इसको 2 तरीके से याद रख सकते हो, एक तो आप कह सकते हो कि विंटर सीजन के ठीक पहले, यानी विंटर शुरू होने के ठीक पहले ग्रो करी जाती है, ठीक। खरीफ वाला ऑनसेट ऑफ मानसून, जून जुलाई मानसून शुरू होता है तब। और जायद वाली क्या होती है, जो रबी और खरीफ सीजन के बीच में, ठीक है, ग्रो करी जाती है। यानी रबी क्रॉप जैसे कट होती है उसके तुरंत बाद जो है ये जायद क्रॉप ग्रो करी जाती है। ये जनरली क्या होते हैं, ये आपके क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स होते हैं, देख लो वाटरमेलन, कोकम्बर, ये सब। हार्वेस्ट सीजन क्या होता है, रबी क्रॉप जो अक्टूबर नवंबर में, यानी विंटर के स्टार्टिंग में जो शो करी जाती है वो विंटर के जस्ट खत्म होते ही हार्वेस्ट करी जाती है, यानी मार्च अप्रैल में। खरीफ वाली जो जुलाई, जो मानसून के ऑनसेट में, ठीक है, ग्रो करी जाती है, वो मानसून के खत्म होते होते वो क्या करी जाती है, हार्वेस्ट करी जाती है। मतलब आप चाहे मंथ में याद रख लो या जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ऐसे याद रखो, ठीक है। और जायद जो है फरवरी मार्च में और मई में वो ग्रो हो जाती है। अब क्रॉप्स देखो आप कई तरीके से, हम लोग कैसे याद रखते थे मैं बता दूं, ऐसे आप लोग इमेज सर्च करना बेटा। देखो हमें टाइम कम मिलता है इसलिए मैं इमेज यहाँ पे पीडीएफ में नहीं लगा पाया हूँ, मैंने सोचा था मैं इमेज लगाऊंगा फिर पढ़ाऊंगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन आप लोग होशियार हो, मैं बाकी चीज़ बता दे रहा हूँ। आप जैसे रबी जो व्हीट है, व्हीट गूगल पे डाल के इमेज देख लो, ठीक है, मतलब वैसे तो आप लोग देखे होंगे लेकिन जो ज़्यादा एकदम सिटी से हैं जो नहीं देखे होंगे वो देख लो। हम लोग कैसे खरीफ और रबी की क्रॉप याद रखते थे, खरीफ को ऐसे, खरीफ खर बोलती है, ठीक है। मतलब इसके आप लीव्स देखोगे तो इसी लीव्स में ऐसे हल्की हल्की ब्लेड्स होती हैं, इस पर अगर आप हाथ लगाओगे तो वो आपको कोर्स जैसा लगेगा,
ठीक है। तो ये खर जो है ना, खरखराने वाला, ठीक है। तो इसमें जो भी है, चाहे राइस की लीव्स देखोगे, ज्वार की, बाजरा की, रागी, मेज, कॉटन, जूट, किसी की भी आप लीफ देखोगे तो वो सब जो है ब्लेड नुमा होगा और कहीं ना कहीं कोर्स लगेगा। और रबी की चाहे व्हीट, बार्ली, रेपसीड, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, कुछ भी है, इनको अगर टच करोगे तो सारी सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। हमारे याद करने का तरीका ही था, आप कैसे याद करते हो देखो। क्रॉप्स 3 तरीके की हैं। फूड क्रॉप होती हैं जो सीधे खाई जाती हैं, जैसे व्हीट हुआ, बार्ले हुआ, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, ये सब खाई जाने वाली हैं, ठीक है। कैश क्रॉप जिनको हम सेल करके पैसा लेते हैं, जैसे शुगर केन हो गया, ठीक है, तो या कॉटन हो गया, ये सब कैश क्रॉप। बेवरेजेस में जो पीने वाले, टी, कॉफ़ी, कोकोआ, आपके सिलेबस में केवल टी बचा है। तो अब चलो क्रॉप पे। सबसे पहले राइस, देखो ये टेबल आप ऊपर पढ़ चुकी हो, मैंने फिर से लगा दी है रिवीजन के लिए। तो ये क्या है, 1 2 3, ये आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन है, ये सॉइल है, ये आपकी रेन है, और ये क्या टेम्परेचर है, इसको ऐसे याद कर लो, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक। बस इसमें कोई डिटेल नहीं पढ़ना। अब देखते हैं मेथड ऑफ कल्टीवेशन क्या है। तो 2 तरीके से राइस कल्टीवेशन इसका किया था, एक तो ड्राई मेथड से और दूसरा वेट मेथड या पडल्ड या ट्रांसप्लांटिंग, तीनों नाम एक ही है। ड्राई मेथड में क्या किया जाता है बेटा, सीड को स्कैटर कर दिया जाता है, बो दिया जाता है, और जनरली उस जगह पे बोया जाता है जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, ठीक, मॉडरेट होती है, लेस होती है, वहाँ पे बाद में इरिगेशन वगैरह करा जाता है। वेट पडल्ड या ट्रांसप्लांटिंग का क्या मतलब है, देखो वेट और पडल एक ही चीज़ है। ट्रांसप्लांटिंग का मतलब क्या होता है कि एक जगह से प्लांट को ले जाके दूसरी जगह लगा देना। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि सबसे पहले क्या होता है, एक नर्सरी बनाई जाती है, नर्सरी में खूब डेंस में राइस स्कैटर कर दिया जाता है, मतलब ठीक है, स्कैटर कर दिया जाता है। इसके बाद में जब वो सीडलिंग्स जो हैं, ठीक है, जब वो सीडलिंग्स 15 to 20 सेंटीमीटर की हो जाती है, इसके बाद में एक बड़े से फील्ड में क्या करा जाता है, वहाँ पे उसको ले जाके ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, ठीक है। क्या करा जाता है, ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। वो चीज़ अभी फिर से डिटेल में देखते हैं। पहले यहाँ पे जानो, कल्टीवेटिंग राइस 3 प्रोसेस में होती है, सोइंग, हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग, ठीक। तो सोइंग कैसे कैसे होता है, 5 मेथड यहाँ पे दिए हुए हैं। ब्रॉडकास्टिंग है, ड्रिलिंग है, डिबलिंग है, ट्रांसप्लांटिंग है और जैपनीज है। जो ट्रांसप्लांटिंग वाला है ना, वही आपका ये वाला है, वेट और पडल्ड। मतलब 2 तरीके कैटेगरी बनी गई, कंफ्यूज ना होना। एक तो इस तरीके से आप 2 मेथड बता सकते हो, बाकी आप सोइंग के ये 5 तरीके बता सकते हो, ठीक। ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, सीड को ऐसे स्कैटर कर दिया जाता है। ड्रिलिंग में क्या होता है, ड्रिल के हेल्प से किया जाता है, ड्रिल ऐसे बनी होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे उसमें डिबलर जैसा होता है, ठीक है, और उसको ऐसे चुभो देते हैं, फिर जहाँ जहाँ ये जगह बनती है वहाँ सीड डाल देते हैं। डिबलिंग मेथड में फ्रोज बनाए जाते हैं, उस फ्रोज में जो है उसके प्लो के थ्रू उसमें सीड डाल दिया जाता है। ट्रांसप्लांटिंग में वही चीज़ जो मैं बता रहा था कि सीडलिंग पहले प्रिपेयर कर, जो टिनी प्लांट्स होते हैं पहले नर्सरी ग्रो होती है, और 4-5 वीक के बाद में जो 25 से 30 सेंटीमीटर उनकी लेंथ हो जाती है, इसके बाद में वो क्या करे जाते हैं, वहाँ से निकाल के दूसरी जगह उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। इसके फायदे क्या हैं, इसके फायदे हैं कि सबसे पहले तो है कि गिव्स हायर, पूछा जाता है बेटा ट्रांसप्लांटिंग मेथड के क्या फायदे हैं। सबसे पहले ये है कि गिव्स हायर यील्ड। दूसरा फायदा क्या है कि जब नर्सरी में से सीडलिंग्स निकाली जाएंगी तो हेल्दी प्लांट्स उसमें से सेलेक्ट कर लिए जाएंगे, तो जो वीकर प्लांट्स से जो अच्छी ग्रोथ नहीं दे सकते वो उसमें से बाहर हो जाएंगे। नर्सरी में से जब प्लांट्स निकाले जाते हैं तो वहाँ से वीड्स रिमूव कर दी जाती हैं, ठीक। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। जापानीज मेथड क्या होता है, जापानीज मेथड बिल्कुल ट्रांसप्लांटिंग मेथड जैसा होता है, बस इसमें ये होता है कि HYV सीड्स यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज होते हैं, ठीक है। रोज जो होते हैं वो फिक्स डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है, और मैन्योर खूब ज़्यादा यूज होता है, ठीक, यानी लगभग जो है वो ट्रांसप्लांटिंग जैसा है, बस कुछ टेक्नोलॉजी बढ़ा दी जाती है। अब हार्वेस्टिंग कैसे होती है और प्रोसेसिंग क्या है, तो जब क्रॉप प्रिपेयर हो जाती है, ठीक है, अब राइस है ना, तो राइस खरीफ सीजन की क्रॉप है, अब आपको पता ही है कि किस मंथ में ये हार्वेस्ट करी जाएगी। तो जब हो जाता है तब या तो इसको सिकल से प्रिपेयर करते हैं, वैसे अब कंबाइन मशीन भी आ गई तो सीधे उससे कट कर लेते हैं। तो अगर कंबाइन से करी जाएगी तो थ्रेसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर सिकल से करी जाएगी तो सिकल से काट करके 3-4 डेज के लिए उसको ड्राई करने के लिए छोड़ देते हैं खेतों में। इसके बाद उठा के उसकी क्या करते हैं, थ्रेशिंग करते हैं। थ्रेशिंग में केवल जो उसमें जनरली इसको धान बोलते हैं हिंदी में, उसको बाहर निकाल लिया जाता है। फिर विनोइंग करा जाता है, जिसमें ग्रेन्स के ऊपर का जो हस्क होता है यानी भूसा वो निकाल दे, चावल बचता है, और चावल में ऊपर येलो कलर का एक जो येलोइश होता है उसको माइलिंग करते हैं, जिसको पॉलिश भी करना बोलते हो, तो वो हटा दिया जाता है। तो थ्रेशिंग, विनोइंग और मिलिंग ये चीज़ें होती है। अब पाया कहाँ आ जाता है, ऊपर टेबल आपने देखा ही था। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट, वेस्ट बंगाल जो है सबसे टॉप पे है ये, और यूपी जो है सबसे ज़्यादा एरिया में यहाँ ग्रो होता है। अब दूसरी क्रॉप पे आ जाओ, व्हीट पे। टेम्परेचर पढ़ चुके हो, रेनफॉल पढ़ चुके हो, सॉइल पढ़ चुके हो, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हो। सोइंग कैसे होती है, तो या तो ड्रिलिंग से या ब्रॉडकास्टिंग से। ड्रिलिंग क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, ये आप ऊपर देख चुके हो।
जब प्लांट 50 to 20 सेंटीमीटर हो जाता है तो इसको सबसे पहली रेन की जरूरत पड़ती है। इसको याद कर लेना, पूछा जाता है कि राइस को कब, व्हीट को कब पहली रेन की, इरिगेशन की नीड होती है, रेन की नीड होती है। हार्वेस्टिंग कैसे होती है, सिकल से यूज़ करते हैं या कंबाइन मशीन भी जो आती है आप लोग देखे होंगे उससे भी कर लेते हैं। अब अगर कंबाइन से करेंगे तो बेटा थ्रेसर की नीड नहीं पड़ेगी, अगर सिकल से करेंगे तो थ्रेसर से उसका हस्क निकालेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन का है, पंजाब में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और यूपी में हाईएस्ट एरिया सोन है। मतलब ऐसे समझो पंजाब में पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ज़्यादा है, यूपी में ओवरऑल प्रोडक्शन ज़्यादा है क्योंकि यूपी के अंदर एरिया ज़्यादा है। अगली ग्राफ है पल्स। देखो यहाँ से बेटा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, इसीलिए मैंने शार्ट में इसको छोड़ दिया है। बस आप टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल और डिस्ट्रीब्यूशन जानो। इतना जानो कि पल्स से पूछा जाएगा कौन कौन सी पल्सेज आती है, मतलब दाल है तो कौन कौन सी, तो ग्राम मतलब चना होता है, तूर अरहर होता है, उड़द है, मसूर है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। इंडिया जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है पल्सेस का। अब आ जाते हैं किस पे, शुगर केन पे, यानी गन्ना। ये इसका टेम्परेचर है, ये रेनफॉल है, ये सॉइल है और ये डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक, तो ये तो आप यहाँ से देख लोगे, बाकी चीज़ जानो। फ्रॉस्ट जो है नहीं, जो कोहरा पड़ता है वो डेंजरस होता है शुगर केन के लिए, एक चीज़ ये जाने रहना। राइपनिंग और हार्वेस्टिंग पीरियड जो है, ठीक है, वो ड्राई कूल विंटर होना चाहिए और यही होता भी है क्योंकि जनवरी की टाइम पे जो है, ये भी जान लो कि ये पूरे ईयर की क्रॉप होती है, 10 से 12 मंथ लगते हैं, ये वो 6 मंथ वाली रबी खरीफ जैसी नहीं है ये। ठीक है, जहाँ पे लो रेनफॉल होती है वहाँ पे इरिगेशन से काम चलाते हैं। शुगर केन को खूब ज़्यादा फर्टिलाइजर की नीड होती है बेटा, इसीलिए क्वेश्चन की रीजन में आता है कि जब शुगर केन की क्रॉप ग्रो करते हैं तो उसमें लिग्यूमिनस प्लांट क्यों ग्रो करना पड़ता है, इसीलिए क्योंकि जो सॉइल रिक्वायरमेंट होता है, नाइट्रोजन वगैरह फिक्सेशन उसमें हो सके। कल्टीवेशन के मेथड क्या है, सोइंग में कितने तरीके की सोइंग होती है, 2 तरीके से। एक तो सेट मेथड है, सेट मेथड में क्या होता है, शुगर केन जैसे मान लो ये शुगर केन है, अब इसको ऐसे सेट में कट कर लेंगे और ये जो कट्स है ना इसको सो कर देंगे फुरोस में, ये सेट मेथड हो गया। ठीक, अब इसे इसमें कई सारे जो हैं इसमें से प्लांट्स निकलते हैं। ठीक है, दूसरा रेटोनिंग मेथड। रेटोनिंग मेथड में क्या होता है, एक बार शुगर केन जो ग्रो होता है उसको जब काट लेते हैं, इसके बाद में जो उसका जो रूट वाला पार्ट होता है उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। देखो लिखा है इन दिस मेथड द रूट्स आर लेफ्ट इन द फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग टू गिव द रेटून आर द शटल क्रॉप। मतलब एक बार हार्वेस्ट करने का जो रेटून है उसको उसी में छोड़ देते हैं और इससे क्या होता है उसमें फिर से जो है अगला ग्रो हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, रेटून। ये 2-3 टाइम भी किया जा सकता है। ठीक है, किया जाता है। जो देहात एरिया से होंगे उनको पता होगा कि एक तो बुआई वाला होता है शुगर केन, दूसरा पेड़ी बोलते हैं, तीसरा उसको लेड़ी बोलते हैं। ठीक है, अब रेटूनिंग के देखो फायदे क्या है। फायदे ये है कि भाई एक बार आपने बोया था, दूसरी बार केवल उसमें से कट कर लिया शुगर केन, बाकी उसमें कुछ नहीं करना है, नहीं लेबर भी बच गया, सीड भी बच गया, मनी भी बच गया, टाइम भी बच गया। ना तो फील्ड की प्रिपरेशन की जरूरत है, ना तो फिर से प्लांटेशन की जरूरत है। रेटून जो है वो अर्ली मेच्योर भी हो जाते हैं, सीड को ग्रो करने में टाइम लगेगा, रेटून अपने तुरंत ग्रो हो जाएंगे। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है। नुकसान ये है कि जो जब सो करते हो तब जितनी प्रोडक्शन होती है वो अगली हर बार लेस होती चली जाती है। ठीक, ये। और दूसरा ये है कि पेस्ट और डिजीज जो है वो ज़्यादा फैलते हैं क्योंकि भाई जब प्लोइंग होती है खेतों की तो उसमें जो पेस्ट वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं। तो ये सोइंग हो गया किस किस तरीके से, सेट मेथड से, रेटूनिंग। दूसरा सीड से भी ग्रो करा जाता है, इसमें मैंने कोई डिटेल लिखा ही नहीं होगा, आपको पता है सीड से किस तरीके से ग्रो किया जा सकता है। अब हार्वेस्टिंग कैसे होती है, तो 10 to 12 मंथ में मेच्योर हो जाते हैं, इसके बाद इनकी हार्वेस्टिंग होती है या तो हैंड एक्स वगैरह से या तो मशीन्स भी आते हैं उनके थ्रू ग्रो करा जाता है। अब प्रोसेसिंग कैसी होती है, देखो बेटा बात यह है कि 48 आवर्स के अंदर इनको कट करके मिल्स में पहुंचा देना होता है, वरना इसका शुगर कंटेंट जो है वो ड्राई होने लगता है, इसलिए इसको मैन पावर की काफ़ी ज़्यादा नीड होती है और चीप मैन पावर इसको चाहिए। केन्स जो है वो मिल्स में क्रश करे जाते हैं, उसमें से जूस निकाला जाता है। ठीक है, जूस को प्रोसेस करा जाता है, प्रोसेस में उसमें इम्प्योरिटीज निकाली जाती है, इम्प्योरिटीज निकालने के बाद में शुगर बनती है, बाकी जो रिमूवल से जो बची चीज़ें होती है जिसमें बैगेसी, मोलासी और प्रेसमड होता है। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है, जैसे इससे पेपर बनते हैं, मैन्योर बनता है, ये सब इसके जो इसके रिमेनिंग से उनके ये फायदे हैं। इसके अलावा ये भी है कि जैसे मिल में जाके शुगर ना बने तो इसके अलावा भी जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है उसमें गुड़ और खंडसारी ये सब भी शुगर से बनती है। अब प्रॉब्लम क्या है शुगर कल्टीवेशन की, तो बेटा ये ऐसी क्रॉप है जिसको ह्यूज कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको पता है यहाँ के फार्मर्स पुअर हैं। पर हेक्टेयर यील्ड जो इंडिया में है वो लो है। बेटा ये जान लो इंडिया शुगर केन के प्रोडक्शन में सबसे टॉप पर है, बट शुगर के प्रोडक्शन में टॉप पर नहीं है। चीप लेबर की ज़रूरत होती है, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे जो एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं वो सही से अप्लाई नहीं हो पाते। लेस प्राइस एंड ह्यूज प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, और लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। उत्तर प्रदेश सबसे टॉप प्रोड्यूसर है इंडिया में। अब ग्राउंडनट पे आ जाओ बेटा, ये डिटेल वही है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पूछ जाता, बस आप ये जान लो टेम्परेचर कितना चाहिए, रेन कितनी चाहिए, सॉइल कौन सी चाहिए और पाया कहाँ जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है,
मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं पूछा जाएगा भाई, इतना चीज इतना बताया जा रहा है भाई, इससे आगे कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगली ग्राफ है कॉटन। कॉटन ये डिटेल आपको पता ही है। अब इसके देखो कॉटन क्या इंपॉर्टेंट फाइबर और कैश क्रॉप है, ये खरीफ क्रॉप है, ब्लैक सॉइल में ग्रो होती है, आपको पता है ब्लैक कॉटन सॉइल खूब पड़े हो। कल्टीवेशन के मेथड क्या है, सोइंग, दो तरीके से ब्रॉडकास्टिंग भी होता है, ड्रिल भी होता है। क्रॉप 6 to 8 मंथ में प्रिपेयर होती है। हार्वेस्ट कैसे करते हैं, कॉटन बाल जो होते हैं राइपन होने के बाद में ये बर्स्ट हो जाते हैं, व्हाइट फ्लॉपी जैसा होता है, इमेज देखोगे पता चल जाएगा, ऊपर क्वेश्चन भी मैंने लगाया हुआ है। फिर इसके बाद में बाल्स को या तो हैंड से या मशीन से पिक कर लिया जाता है। इसके बाद प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग में क्या होता है, जो कॉटन बाल पिक करते हैं उसकी गिनिंग होती है। गिनिंग में क्या करते हैं बेटा, पूछा जाता है गिनिंग क्या है, तो गिनिंग में उसकी जो सीड्स होती है ना उसको बाहर निकालते हैं, इस चीज़ को गिनिंग कहते हैं। गिनिंग करने के बाद जो चीज़ बचता है उसको लिंट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में फिर से उसको उस लिंट को फिर से क्या किया जाता है, बेल्स में कन्वर्ट किया जाता है। बेल्स मतलब गांठ होती है, गांठ में इसको भेजा जाता है, फिर मिल्स में भेज दिया जाता है, मिल्स में जहाँ पे उसे यार्न बनाया जाता है। कॉटन की वेराइटीज है लॉन्ग स्टेपल, मीडियम और शॉर्ट स्टेपल कॉटन। अब आपकी लास्ट क्रॉप है जो है टी। डिटेल यहाँ पे दे सकते हो बेटा। टी का क्या है, टी जो है वो हिली स्लोप पे ज़्यादा होती है और जहाँ पे रेन होती है, सीधा इसका मतलब यही है कि इसको सबसे पहले शैडो रीजन चाहिए, इसके किनारे किनारे ट्रीज होते हैं। दूसरा ये चाहिए कि रेन सबसे ज़्यादा चाहिए बट वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए वरना ये सड़ जाता है, ठीक। देखो गार्डन्स आर सेटअप इन द हिल स्लोप्स वेयर सीड्स ट्रीज आर प्लांटेड इन एडवांस, दो रिक्वायर्स हैवी रेनफॉल बट वाटर लॉगिंग एट द रूट्स ऑफ द प्लांट इज इंजूरियस। आप समझ गए होंगे। अब कल्टीवेशन के मेथड्स क्या हैं, दो मेथड है। एक तो है सीड्स से जो कि ट्रांसप्लांटिंग मेथड है, इसमें भी नर्सरी तैयार करी जाएगी और सैपलिंग्स लगाए जाएंगे जैसे राइस में था। दूसरा क्लोनल प्लांटिंग है, ठीक है, जो कलम निकाली जाती है, आपको पता होगा, ठीक है। फिर हार्वेस्टिंग कैसे होती है, जो टी स्ट्रप्स हैं 3 to 5 ईयर मेच्योर होते हैं, इसके बाद ही उसमें से जो है प्रूनिंग करी जाती है, लीव्स आप उसमें से निकाल सकते हैं। तो जब 3 to 5 ईयर देन दे प्रोड्यूस शूट्स व्हिच आर कॉल्ड फ्लश। जो शूट्स होते हैं जो तोड़ा जाता है उस पार्ट को फ्लश कहते हैं। पूछा जाता है एक नंबर में ध्यान रखना, फ्लश कंसिस्ट ऑफ 2 टेंडर लीव्स एंड अ बड। मतलब टी के लिए जो चीज तोड़ा जाता है उसको फ्लश कहते हैं। और फ्लश में क्या क्या होता है, दो सबसे ऊपर वाली लीव्स होती है और बड होता है, इतना चीज केवल काम का होता है। द हाई क्वालिटी टी इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लश, और उसी से हाई क्वालिटी आती है। इट इज डन बाई 2 ways, दो तरीके से, या तो प्लकिंग ऑफ टी लीव्स और दूसरा प्रूनिंग ऑफ टी लीव्स। पूछा जाता है प्रूनिंग क्यों होती है, क्वेश्चन आया इसके पहले। तो प्रूनिंग टी लीव्स इज एसेंशियल पार्ट ऑफ टी कल्टीवेशन एज इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द प्रॉपर शेप ऑफ टी बुश टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1 मीटर। जैसे प्रूनिंग का मतलब कि ऊपर से इसको काट दो, और जब ये करोगे ना तो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो कैसे इसको प्लग करोगे, तो इसके लिए, और ट्रीज को शेप में भी बना रहे और नई लीव नए फ्लश भी निकले, इसलिए प्रूनिंग होती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रूनिंग इज टू हैव न्यू शूट्स बियरिंग प्लेंटी ऑफ सॉफ्ट लीव्स, आल्सो टू फैसिलिटेट द प्लकिंग ऑफ लीव्स। प्रोसेसिंग कैसी होती है, जो टी होती है वो 4 टाइप की होती है, ब्लैक टी, ग्रीन टी और ओलांग टी और ब्रिक टी, 4 तरह की होती है। देखो ब्लैक टी और ग्रीन टी में अंतर केवल इतना जान लो कि ब्लैक टी का फर्मेंटेशन किया जाता है और धूप में सुखाया जाता है, लेकिन ग्रीन टी जो होती है, ठीक है, वो मशीन में टेम्परेचर से सुखाया जाता है और फर्मेंटेशन नहीं होता। फर्मेंटेशन करने पर ही वो ब्लैक हो जाती है, अदरवाइज वो ग्रीन ही बनी रहती। बस यही मेन चीज़ है, ठीक है। ओलांग टी काफ़ी स्पेशल प्रोसेस से बनती है। बाकी जो ब्रिक टी है सबसे घटिया टाइप की समझ लो, जैसे फ्लश जो सबसे ऊपर वाला पार्ट बेस्ट टी के लिए होता है ना, तो बाकी जो नीचे वाला पार्ट जो उसमें बचता है पुरानी लीव्स या उसकी जो ट्विग्स वगैरह होती है उनके थ्रू ब्रिक वाला बनता है। चलो इसके बाद में देख लेते हैं, सबका अलग अलग दिया हुआ। जैसे ब्लैक टी मैंने बताया ही, विदरिंग होगी, ठीक है, ड्राई के लिए छोड़ दिया जाएगा, रोलिंग होगी, उसकी क्रश किया जाएगा, फिर फर्मेंटेशन होगा, ठीक, फर्मेंटेशन समझते ही हो, इस तरीके से ये तैयार होती है। ग्रीन टी में क्या होता है, वही फर्मेंटेशन नहीं होता है। ओलांग टी जो होता है उसका ऑक्सीडेशन वगैरह किया जाता है और इसका प्रोसेस है, आप इसको रीड कर सकते हो। ब्रिक टी में क्या होता है, द वैरायटी ऑफ टी इज कॉल्ड कंप्रेस्ड टी, दे आर ब्लॉक्स ऑफ होल और फाइनली ग्राउंड ब्लैक टी और ग्रीन टी लीफ डस्ट दैट हैव बीन पैक्ड इन मोल्ड्स एंड प्रेस्ड इनटू रेक्टेंगुलर लॉक फ्रॉम। मतलब जो बेस्ट टी नहीं होती है वो ब्रिक टी है। असम जो है वो टॉप प्रोड्यूसर है। आई होप आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसके अलावा देखो यहाँ पे मैंने ये काफ़ी मेहनत करी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे आपके लिए बेटा निकाल करके रखे हैं, ठीक है। अब चूंकि मैं चाहता तो पहले बता देता, वैसे अच्छी बात यही है ना कि जो क्वेश्चंस हैं उनको पहले पढ़ा जाए। जब आपको अगर एग्जाम देना होता है तो आपके पढ़ने का मेथड होना चाहिए क्वेश्चन टू आंसर मेथड। क्या होना चाहिए, क्वेश्चन टू आंसर मेथड। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो, इसके बाद तब आप जानोगे आपको किन चीज़ों के आंसर जानने चैप्टर पढ़ के, ये बेस्ट मेथड होता है। लेकिन चूंकि आप स्टार्टिंग में बोर होने लगते इसलिए ये चीज़ मैंने नहीं बताई थी, ठीक है। अब यहाँ से ये क्वेश्चंस हैं, आप इनको यहाँ से रीड कर सकते हो, स्क्रीन चल रही है, ठीक है। मैं आपका टाइम नहीं लूँगा। इसके अलावा अगर आप PDF चाहो तो मैंने आपको बताया ही, आप वहाँ से